चलिए बेटा, अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हमने लास्ट क्लास के अंदर खूब सारे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल किए थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपको याद है, सारे के सारे फोर्सेस के जो वर्क डन है उनका समेशन जो होगा वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए कुछ एक सवाल और करते हैं। बेटा हमारे पास सिचुएशन है ऐसी कि ये एक सिंपल एटवुड मशीन है बड़ा, ये स्मूथ पुल्ली, इस पर एक रस्सी लपेट रखी बड़ा अपन ने ऐसे ऐसे यू, और मैंने इस तरफ एक ब्लॉक बांध रखा है बड़ा M1 मास का, बड़ा इधर एक दूसरा ब्लॉक बांध रखा है M2 मास का। ये बड़ा आपके पास हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया। फेयर इनफ। M1 जो है बड़ा वो बड़ा है और M2 छोटा है, तो ऑफ कोर्स M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर आएगा। ये बड़ा स्मूथ हिंज, ये पुल्ली, आइडियल कंडीशंस। बड़ा आइडियल कंडीशंस का आप अर्थ जानते हो, पुल्ली स्मूथ है, रस्सी के पास बड़ा कोई बहुत ज्यादा मास वगैरह है नहीं। तो सवाल बड़ा ये है, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक्स व्हेन M1 descends by distance x। जब x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा बेटा तब M1 की स्पीड कितनी होगी बेटा, ये निकालनी है। तो चलो कोशिश करते हैं। बेटा मान लेते हैं कि ये M1 मास का जो ब्लॉक है बेटा, ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, तब बेटा इस M1 मास के ब्लॉक की स्पीड है v नीचे की तरफ। बाय कंस्ट्रेंट मोशन ये जितना नीचे है बड़ा ये उतना ही ऊपर गया होगा। तो M2 मास का जो ब्लॉक है बड़ा ये ऊपर आ गया, ये डिस्टेंस आपके पास x, इसकी स्पीड अगर नीचे भी तो बड़ा इसकी स्पीड ऊपर भी। टेंशन बड़ा ऐसे लगी रहे, रस्सी बड़ा यहाँ तक आ जाएगी, टेंशन ऐसे लगी रहे। हमें स्पीड निकालनी है। इनिशियल स्पीड सिस्टम की 0 दे रखी है और एक तरह से बड़ा मुझे फाइनल स्पीड पूछ रखी है। बड़ा अगर फाइनल स्पीड पूछ रखी है तो ऑफ कोर्स दिमाग में क्या आएगा, वेट आएगा। और क्या आएगा, हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पूरे सिस्टम पे लगा दो, M1 पे नहीं, M2 पे नहीं, M1 प्लस M2 पे। M1 प्लस M2 पर कौन से फोर्स है, एक तो ग्रेविटी है और एक टेंशन है। mg लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी का वर्डन इस पर है M1gx। इस पर mg है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो वर्क डन बड़ा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, तो आप बोलोगे माइनस M2gx प्लस टेंशन का वर्क डन, इस पर टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो आप बोलोगे सर टेंशन इंटू एक्स। इस पर उतनी ही टेंशन इस पर ऊपर लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो बड़ा यहां पर वर्डन आएगा माइनस टी इंटू एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बड़ा फाइनल काइनेटिक एनर्जी सीधी लिख दूं, हाफ M1 प्लस M2 इंटू वी स्क्वायर। भाई दोनों के पास स्पीड तो बड़ा सेम ही है, तो हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बट आप जानते हैं कि इनिशियली तो हमने सारे सिस्टम को रिलीज किया था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारी 0 है। बड़ा टेंशन का वर्क डन एज एक्सपेक्टेड 0 आ गया, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि v की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 2 टाइम्स M1 माइनस M2 gx अपॉन M1 प्लस M2। ये लो बेटा, ये वेलोसिटी आ गई है, स्पीड आ गई। तो दोनों ब्लॉक्स के पास बड़ा ये स्पीड रहेगी जब M1 मास का ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे और M2 मास का ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। इससे बड़ा मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ कि v स्क्वायर को लिख दूँ, बड़ा स्क्वायर करना 2 टाइम्स M1 माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 इंटू एक्स। v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो एक्सेलरेशन निकालने का एक जुगाड़ हुआ करता था, v dv by dx। आई होप यू डू रिमेंबर दैट। तो पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। v स्क्वायर का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में आएगा 2v
बेटा चेन रूल लगाना है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में नहीं करना, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बेटा स्क्वायर का तो हो गया 2v, अब v का डिफरेंशिएशन, बेटा v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आएगा dv बाई dx, एंड दैट इज 2 टाइम्स m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये तो कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1। बेटा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, और याद आ रहा होगा आप लोगों को कि इस v dv बाई dx को हम लोग एक्सलरेशन बोला करते थे, और एक्सलरेशन बेटा कितनी अच्छी सी वैल्यू आ गई है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। याद करो बेटा, यही रिजल्ट हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर बेटा निकाल के लेके आए थे कि बेटा आपका जो एक्सलरेशन है उसकी वैल्यू m1 माइनस m2, सो बेटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी आएगी। एग्जैक्टली बेटा यही एक्सलरेशन हमने तब भी निकाली थी। तो बेटा हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अगर इस आंसर को निकाल सकते हैं, तो ऐसे वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट यूज करके भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल और, बढ़िया है बेटा, ठीक है, इसे भी निपटाएं, अच्छा सवाल है बेटा। सुनना बच्चों, क्या सिचुएशन है सुनिए। आपके पास बड़ा कहानी ऐसी है कि ये एक रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा वो 0.1 है। बेटा वो 0.1 है। यहां पर एक 1 kg का ब्लॉक है जो बड़ा अपन ने ऐसे यहां पर रखा हुआ है, और मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बड़ा स्मूथ पुल्ली से अपन ने इसको बांध रखा है, ठीक है ना। यही रस्सी चलते 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 बड़ा आगे एक मासलेस पुल्ली से यूं लपेट कर बड़ा हम ऊपर ले आए। बड़ा आइडियल कंडीशन है, मासलेस पुल्ली, मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है ना। इस मासलेस पुल्ली को फिर हमने एक 4 kg के ब्लॉक से यहां जोड़ दिया, 4 kg के ब्लॉक से यहां जोड़ दिया। मैं पहले बोल दूं बेटा, बाकी कंडीशंस बेटा सारी सारी आइडियल हैं। बेटा आइडियल कंडीशंस का अर्थ तो समझ में आ गया ना, रस्सी हल्की है, पुल्ली भी हल्का है, बस इतना सा बहुत है। हाँ चलिए, इतना सा ही काम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा कि फाइंड स्पीड ऑफ 4 kg block when it descends, बेटा नीचे आता है, by distance 1 मीटर। बेटा अगर ये 4 kg का ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे आता है, तो बताओ कि इस 4 kg ब्लॉक की बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली बेटा सारा जो सिस्टम है वो रिलीज्ड है। इनिशियली बेटा सारा का सारा जो सिस्टम है वो रिलीज्ड। चलिए बेटा देखते हैं। इस 4 kg के ब्लॉक को जैसे हमने छोड़ा, बेटा थोड़ी बहुत तो कहानी आपको पता ही है। यहां पर टेंशन T, यहां पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ऑफ कोर्स अगर ये नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा, ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू है 0.1, नॉर्मल बेटा मेरे ख्याल से 10 आ गया होगा। आई थिंक काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 1 न्यूटन है। mg और नॉर्मल थोड़ा वर्टिकल है ही, उनकी तुम्हें वैसे चिंता नहीं है बेटा। यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, स्मूथ पुल्ली है, यहाँ टेंशन T, मासलेस पुल्ली है, तो यहाँ टेंशन T, तो यहाँ टेंशन 2T, तो बेटा यहाँ पर भी टेंशन 2T। नीचे की तरफ बेटा mg लगी रहा, दैट इज 40। फेयर इनफ। ये 4 kg का ब्लॉक मान लेते हैं बेटा नीचे की तरफ कितना लाना है, 1 मीटर। 1 मीटर नीचे आ गया, तो इस 4 kg के ब्लॉक के पास नीचे की तरफ बेटा वेलोसिटी है v। अब बेटा बात सुनना, 4 kg का ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे आएगा, तो ये पुल्ली भी 1 मीटर नीचे आएगा, ये पुल्ली भी 1 मीटर नीचे आएगा। पुल्ली 1 मीटर नीचे आएगा तो हम जानते हैं कि ये वाला जो रस्सी है ना, ये तो बांध रखी है, ये तो 0 नीचे आएगी। तो
पक्की बात है कि ये वाली जो रस्सी है ये नीचे की तरफ 2 मीटर आएगी, बिकॉज बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वी नो इट वेरी वेल कि इन दोनों का जो एवरेज है वो ये आएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इस रस्सी का डिस्प्लेसमेंट जो बड़ा पुल्ली के डिस्प्लेसमेंट के एवरेज, सॉरी इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का जो एवरेज है बड़ा वही इस आपके पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। थोड़ा इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 1 है, इसका 0 है, तो इसका 2 है। यही नहीं, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी अगर 4 है तो पुल्ली की वेलोसिटी भी 4 आएगी। इस बड़ा वेलोसिटी उल्टा बोल दिया, बड़ा इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है, ब्लॉक की वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो पक्की बात है कि इस रस्सी की वेलोसिटी 2v आएगी। और अगर इस रस्सी की वेलोसिटी 2v आएगी तो पक्की बात है कि यहाँ पर भी रस्सी की वेलोसिटी 2v आएगी, यहाँ पर रस्सी की वेलोसिटी अगर 2v आएगी तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी 2v आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 4 kg का ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक 2 मीटर आगे आएगा, 2 मीटर्स आगे आएगा, एंड इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी v बट इट्स वेलोसिटी विल बी 2v। आई होप यू गेट द पॉइंट। इन दोनों रस्सियों का एवरेज ये पुल्ली का आना चाहिए, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे बड़ा आपकी वेलोसिटी। बढ़िया है, पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर आप बड़ा वेट लगा दो, 4 kg पे नहीं, 1 kg पे नहीं, बड़ा 4 kg प्लस 1 kg पर वेट लगा दो, बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा लगाते हैं, अप्लाई वेट ऑन 4 kg प्लस 1 kg। बेटा 4 kg पर 2 जनों का वर्डन है, टेंशन का और बेटा mg का। बेटा 4 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है तो mgh प्लस टेंशन का वर्डन, टेंशन है 2t ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर नीचे, तो आप बोलोगे सर टेंशन का वर्डन आएगा -2t इंटू 1। बेटा माइनस किस बात का पता है ना, टेंशन है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो बड़ा एंगल आएगा 180, तो cos 180 का -1 आएगा। बेटा बार बार लगा रहे हैं इसलिए बेटा ठीक है मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगेन 1 kg ब्लॉक को देखो बेटा, उस पर टेंशन भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, वर्डन आएगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट है 2 इंटू कॉस ऑफ 0, cos 0 इज 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस नॉर्मल का वर्डन 0, ग्रेविटी का वर्डन 0, फ्रिक्शन का वर्डन आएगा, फ्रिक्शन लग रहा है 1 न्यूटन पीछे, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर आगे, तो 1 न्यूटन इंटू 2 मीटर इंटू कॉस ऑफ 180। बेटा cos 180 फिर से लिखने की जरूरत नहीं, cos 180 को -1 लिख दो, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या बेटा, सारे वर्डन हो गए, ग्रेविटी का वर्डन हो गया, नॉर्मल का वर्डन हो गया, टेंशन का वर्डन हो गया। वो अलग बात है बेटा, टेंशन का वर्डन फिर से क्या हो गया, कैंसिल, सिर्फ 2 ही जनों का वर्डन बचा, ग्रेविटी का और फ्रिक्शन का, एंड दैट इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। k फाइनल दैट इज हाफ इंटू 4 इंटू v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2v का स्क्वायर इंटू 2v का स्क्वायर। बेटा इसके पास 2v, बेटा 40 minus 2, बेटा 40 minus 2 is I think 38, 40 minus 2 is 38 and that is equals to 2v square plus 2v square। बेटा 2v square plus 2v square is I think बेटा कितना, 4v square is 38, बेटा v comes out to be under root of 19/2 मीटर पर सेकेंड। बेटा अंडर रूट ऑफ 19/2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस 4 kg की अगर कोई वेलोसिटी पूछेगा तो हम कह सकते हैं दैट इज 19/2 का रूट मीटर पर सेकेंड, और इसके पास बड़ा वेलोसिटी आएगी उसकी डबल, दैट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ 19/2 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा वेलोसिटी फिर ना, तो ऐसे बड़ा हम बड़े आराम से वर्क पावर एनर्जी वगैरह के फंडे यूज कर सकते हैं, है ना, और खास तौर से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं और बेटा कुछ अच्छा काम करते हैं। चलिए बेटा मैं एक टफ सा सवाल और कराना चाहूंगा यार, हालांकि बेटा सवाल अच्छा है, मैं पहले बोल दूं बेटा इस बात को कि ना सवाल बेटा हर किसी बच्चे के लिए नहीं, मतलब जो बच्चा बिल्कुल हर बात बढ़िया समझता हो, जिसे बहुत सारी बातें सीखनी हो समझनी हो, उनके लिए है। तो सुनिएगा, आपके पास बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि ये बड़ा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर 2 ब्लॉक्स हैं,
एक का मास है m1, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ये m2 मास का ब्लॉक, जैसे मैंने कहा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है। इन ब्लॉक्स के और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा म्यू है, हर जगह बड़ा म्यू है। m1 और सरफेस के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और m2 और सरफेस के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू ही है। और बड़ा अलग अलग देने रखा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी वही है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी वही है। हमने क्या कर दिया कि इस m2 मास के ब्लॉक पर सामने की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया बड़ा F। इनिशियली सारा का सारा सिस्टम रेस्ट पे था, इनिशियली सारा का सारा सिस्टम जो है बेटा वो रेस्ट पे था। फाइंड, बेटा सवाल लिखिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F टू जस्ट मूव द ब्लॉक M1। बेटा M1 मास का जो ब्लॉक है उसको जस्ट मूव कराने के लिए इस F की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए? सवाल समझ में आ गया? आई एम अगेन स्टेटिंग दैट इट इज नॉट दैट इजी, है ना, ठीक है। पूरा सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर आएगा यार, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं बेटा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू जस्ट मूव द ब्लॉक M1। M1 मास के ब्लॉक को जस्ट मूव कराने के लिए बेटा बताओ कि कम से कम F कितना लगाऊं? तो सुनिए बेटा, हम आराम से सारी बातें करेंगे। चलो बच्चों, इस F को आपने धीरे धीरे बढ़ाया। जैसे अगर आप इस F को धीरे 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 बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स स्प्रिंग में टेंशन नहीं आएगी। पहले कौन बढ़ेगा भाई? स्प्रिंग में तो टेंशन तब आती जब स्प्रिंग में खिंचाव आता। स्प्रिंग में खिंचाव तो तब आता जब ये ब्लॉक हल्का सा आगे चलता। अभी तो आगे चला ही नहीं है। अगर आप इस F को बढ़ाओगे तो पहले फ्रिक्शन बढ़ेगा, F बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, F बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। इस F को बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ाया, F को बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ाया, F को बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ाया। ऐसे F को बढ़ते बढ़ते, फ्रिक्शन को बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग तक पहुंच जाएगी, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं बेटा कितनी, म्यू m2g। जब इस F की वैल्यू म्यू m2g से ज्यादा होगी तब बेटा ये m2 मास का ब्लॉक आगे जाएगा, और जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा बेटा तब जाके आपकी इस स्प्रिंग के अंदर कोई खिंचाव आएगा, और जैसे ही इस स्प्रिंग के अंदर हल्का सा खिंचाव आया अब ये स्प्रिंग इस m1 मास के ब्लॉक को खींचेगी, और जैसे ही ये m1 मास के ब्लॉक को खींचेगी इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन। वो भी कौन सा? स्टैटिक। मैं फिर से सारी कहानी रिपीट करता हूं, सुनना बेटा। इस m2 मास के ब्लॉक पर F लगा आगे, ये अगर F नहीं था तो ना तो स्प्रिंग फोर्स थी ना फ्रिक्शन था। F को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो स्प्रिंग फोर्स तो नहीं बढ़ेगा। पहले कौन बढ़ेगा? आपको से पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। F बढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा, F बढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा, F बढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा। F बढ़ते 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 स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग तक पहुंच गए। लेकिन अभी तक स्प्रिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, और अगर स्प्रिंग में कोई टेंशन नहीं है तो m1 मास का जो ब्लॉक है उसके पास तो कोई मूव करने की टेंडेंसी तक नहीं आई है, कोशिश तक नहीं आई है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा इतना तो, है ना। लेकिन जैसे ही आपने F को बढ़ाते 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 इसकी लिमिटिंग से ज्यादा वैल्यू कर दी, अब ये m2 मास का ब्लॉक खिसकेगा आगे, और जैसे m2 का ब्लॉक खिसकेगा आगे बड़ा वैसे स्प्रिंग के अंदर आएगा एक्सटेंशन। जैसे स्प्रिंग के अंदर आएगा एक्सटेंशन, इस m1 मास के ब्लॉक पर kx लगेगा आगे। जैसे m1 मास के ब्लॉक पर kx लगेगा आगे, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अब होगा क्या कि जितना जितना m2 मास का ब्लॉक आगे जाएगा स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन उतना ही ज्यादा आएगा। स्प्रिंग में एक्सटेंशन जितना ज्यादा आएगा इस पर kx की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी kx की वैल्यू ज्यादा होगी पीछे की तरफ लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ये ब्लॉक जितना आगे गया x उतना ज्यादा, x जितना ज्यादा इस ब्लॉक पर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा, उसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा। ऐसे ही बड़ा लगातार ब्लॉक आगे चलता गया चलता गया चलता गया तो एक्सटेंशन लगातार बढ़ता गया तो इस m1 मास के ब्लॉक पर सामने तरफ लगने वाला kx की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब पीछे की तरफ लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो बढ़ते 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 लिमिटिंग तक पहुंच जाएगा। बस दिस इज द केस इन विच द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव।
ये वो केस है जब बड़ा ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है। तो बड़ा मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर बाद में कहानी ऐसी होगी कि ये तेरा M1 मास का ब्लॉक और ये बेटा तेरा M2 मास का ब्लॉक, और M2 मास का जो ब्लॉक है बेटा मान लीजिए कि वो x डिस्टेंस आगे चल गया। इस M1 मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्स हैं? सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ नॉर्मल, आगे की तरफ बेटा कौन सा फोर्स लग रहा है? Kx, और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? मैं बोलूंगा बेटा फ्रिक्शन, वो भी कौन सा? स्टैटिक, वो भी कौन सा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम की वैल्यू बेटा मेरे बच्चे बड़े आराम से ले देंगे म्यू M1 इंटू जी। जितना 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 ये ब्लॉक आगे गया बड़ा वैसे वैसे लगातार x की वैल्यू लगातार बढ़ती गई, x की वैल्यू लगातार बढ़ती गई, तो इस पर लगने वाला kx बढ़ता गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी लगातार बढ़ता गया। फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते 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 कभी ना कभी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर पहुंच जाएगा, और जैसे बड़ा लिमिटिंग वैल्यू के बराबर पहुंच जाएगा, दिस इज द कंडीशन इन विच दिस M1 मास का ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। अब मूव करने वाला है। अगर ये ब्लॉक अब यहां से 1 माइक्रोमीटर भी आगे चला गया तो x हल्का सा बढ़ जाएगा, और x हल्का सा बढ़ जाएगा तो kx हल्का सा बढ़ जाएगा, और जैसे ही kx हल्का सा बढ़ जाएगा बड़ा वैसे ही अब बड़ा फ्रिक्शन और नहीं बढ़ सकता, ब्लॉक मूव कर जाएगा आगे। समझ गए बड़ा इस बात को? तो मैं इस केस के लिए कहूंगा kx शुड बी इक्वल टू म्यू M1G, और x की वैल्यू आ गई है म्यू M1G अपॉन की। इसका मतलब बेटा एक्सटेंशन जो है वो आगे वाले ब्लॉक के पास, सॉरी बेटा स्प्रिंग के पास कितनी होनी चाहिए? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर स्प्रिंग के पास एक्सटेंशन होनी चाहिए म्यू M1G बाई के से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि जैसे ही एक्सटेंशन म्यू M1G बाई के होगी ना बेटा उस टाइम पर तो इस kx की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के जस्ट बराबर होगी। आपके पास बेटा इस स्प्रिंग का टेंशन थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, तो एक्सटेंशन जो है बेटा इससे हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए। वो अलग बात है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इतनी मान लेंगे, लेकिन x हल्का सा इससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर x हल्का सा अगर ज्यादा होना चाहिए बेटा, सामने की तरफ तू फोर्स लगा रहा है F, बेटा इस टाइम में इस M2 मास के ब्लॉक पर बेटा मैं वेलोसिटी मान लेता हूं v। मैंने वेलोसिटी मान ली है v। अगर बेटा वेलोसिटी v सामने की तरफ होगी, इसका मतलब ब्लॉक हल्का सा और आगे जाएगा। अगर ब्लॉक हल्का सा आगे और जाएगा तो ऑफ कोर्स आगे जाएगा तो बेटा थोड़ा सा एक्सटेंशन और बढ़ेगा। एक्सटेंशन बढ़ते ये वाला फोर्स होगा ये इस फोर्स से ज्यादा, और बड़े ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। सर यहाँ पर वेलोसिटी क्यों लिख दिया आपने? बेटा वेलोसिटी हो सकती है इस टाइम पे कुछ ना कुछ हो। वेलोसिटी अगर थोड़ी सी भी अगर हुई तो बेटा आपका एक्सटेंशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एक्सटेंशन थोड़ा सा और बढ़ते ही kx और बढ़ जाएगा। kx और बढ़ते बेटा फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा और M1 मास का ब्लॉक जस्ट स्लिप कर जाएगा। इस M2 मास के ब्लॉक के पास पहले स्पीड 0 थी, अब स्पीड v है। पहले स्पीड 0 थी, अब स्पीड v है। बेटा इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को रिलेट करते हो तुम्हारे पास जुगाड़ है क्या? आप बोले हाँ से बिल्कुल जुगाड़ है मेरे पास, तो वेट है, वेट लगाओ। और मैंने जैसे बेटा वेट लगाया, वेट सेज दैट बेटा कौन से फोर्सेज हैं। बेटा वेट मैं लगा किस पे रहा हूँ? मैं वेट लगा रहा हूँ M2 पर। कौन से फोर्सेज हैं? आप बोलोगे सर वर्क डन बाई ऑल द फोर्स, दैट इज ग्रेविटी, नॉर्मल, एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन मेरे बच्चे सट बोलेंगे कि सर 0 आएगा। mg इज लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, नॉर्मल इज आई लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस। बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बेटा बताओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? F कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ x है तो F इंटू एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लगा रही है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो स्प्रिंग का वर्क डन मेरे बालक जानते हैं हाफ kx²। फेयर इनफ। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? पूरे रास्ते M2 मास के ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रही है पीछे की तरफ। कौन सी बेटा? काइनेटिक। वैल्यू कितनी है उसकी? म्यू M2G। डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ x, तो माइनस म्यू M2G इंटू एक्स। बेटा माइनस किस बात का? फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू k फाइनल। बेटा k फाइनल इज हाफ mv² माइनस बेटा k इनिशियल इज 0। ये बेटा हमारे पास जुगाड़ आ गया। अब सुनना बेटा इस बात को,
मुझे चाहिए फोर्स कम से कम। बेटा अगर तेरे को फोर्स चाहिए कम से कम, एक्स तो पक्का है कि बेटा इतना होना चाहिए, फोर्स चाहिए कम से कम तो स्पीड होनी चाहिए कम से कम। बेटा स्पीड कम से कम कितनी हो सकती है? मेरे बच्चे बोले सर स्पीड कम से कम हो सकती है 0+। यहां पर जो वेलोसिटी है वो 0+ हो जाए। बेटा 0+ मतलब 0 से हल्की सी ज्यादा, और अगर 0 से अगर हल्की सी अगर ज्यादा हुई तो बेटा m2 मास का ब्लॉक हल्का सा आगे जाएगा। जैसे ये हल्का सा आगे जाएगा, x हल्का सा ज्यादा होगा तो kx हल्का सा ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और आपका m1 मास का ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो तुझे फोर्स कम से कम चाहिए तो बेटा ये v कम से कम, और v कम से कम कितनी हो सकती है? 0 से थोड़ी सी ज्यादा। कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं एक बार के लिए 0 मान लेता हूं। स्पीड अगर 0, तेरा हाफ mv² भी तो 0। ठीक है बेटा, जैसे मैंने इसको लिखा बेटा मेरे पास आ गया fx माइनस हाफ kx² माइनस म्यू m2g x इक्वल्स टू 0। x बेटा निपट गया। f की वैल्यू आ गई है बेटा, बोलना कितनी वैल्यू आ गई है? kx/2 प्लस म्यू m2g। बेटा kx की बेटा वैल्यू में पहले से याद है, बेटा kx की वैल्यू मुझे याद है म्यू m1g/2 प्लस म्यू m2g। ये बेटा आपका फोर्स है, ये आपका आंसर है। इतना फोर्स कम से कम चाहिए। हालांकि मेरे बच्चे मन ही मन जानते हैं कि सर इतने फोर्स से पार नहीं पड़ेगी, इतने फोर्स तो जस्ट स्लिपिंग वाला केस आएगा, इस फोर्स से हल्का सा ज्यादा कर देना। क्योंकि सर आपने एक हल्का सा अप्रोक्सीमेशन लिया है कि इसको आपने 0 लिखा है, ये 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अगर RHS अगर 0 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तो LHS भी 0 से थोड़ा सा, सॉरी LHS भी इस वैल्यू से ज्यादा f देना चाहिए। तो आप कहोगे सर फोर्स जो है वो थोड़ा सा इससे ज्यादा हो तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसे बेटा पूरी बात कर सकते हो यार। ये बेटा अपने पास सारी कहानी है। कोई बेटा इस तरह की बात पूछे हम बड़े आराम से सवाल कर सकते हैं। बेटा वैल्यू आ गई है म्यू m1g/2 प्लस म्यू m2g। ये बेटा हमारा आंसर है, बढ़िया आंसर बेटा। और इसी बहाने बेटा आप 2-4 बातें इस केस में सीखे भी होंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है बेटा। दिस इज अवर वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल जहां कहीं दिखे बेटा सारे निपटा लेना। शीट के अंदर बेटा सेक्शन सी है, उसमें सारे सवाल निपटा लेना। HCV के अंदर भी बेटा सारे के सारे सवाल, जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में कह रहा था कि सीक्वेंस वाइज ही है। तो बेटा पहले उसमें है ना वर्क के होंगे, उसके बाद बेटा थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी के सवाल होंगे, जैसे जिस सीक्वेंस में पढ़ाया ना बेटा एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में HCV के अंदर भी सवाल होंगे। तो बेटा पहले क्या निपटाओगे? पहले निपटा लेना आप वर्क बेटा, फिर निपटाना आप एनर्जी, फिर आखिर में बेटा सवाल होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कर सकते हो इस तरह के सवाल बेटा आप निपटा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अगली टर्म बेटा, दैट इज पावर। बेटा नेक्स्ट टर्म इज पावर, और सिंपली अगर कहूं तो बेटा रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज पावर। कार्य करने की जो रेट है बेटा, वर्क करने की जो रेट है उसी को बेटा हम पावर कह रहे हैं। बेटा सुनना इस बात को, दैट इज रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज पावर। बेटा वर्क करने की रेट को हम लोग पावर डिफाइन करेंगे। लेकिन आप बेटा जानते हो पहले से कि बेटा हम ना रेट 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। उसी तरह से बेटा हम पावर भी बेटा 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। दोनों को देखते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं एवरेज पावर। एवरेज पावर सुनना बेटा, एवरेज पावर इज सिंपली डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल एंड एवरेज पावर इज ऑफ कोर्स डेल्टा टी टाइम में कितना डेल्टा डब्ल्यू वर्डन किया है, कितने टाइम में कितना वर्डन किया है, इसको हम एवरेज पावर कह देंगे। दिस इज ऑफ कोर्स वर्क डन अपॉन ऑब्वियसली टाइम टेकन, obviously time taken. This is our average power. Average power, but that is delta W upon delta T. It is defined
फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। बड़ा फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज पावर डिफाइन करेंगे। और भी कुछ बातें होंगी, बड़ा धीरे धीरे देख लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे अगर इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना हो, इंस्टेंटेनियस पावर बेटा ऑफ कोर्स किसी इंस्टेंट पर डिफाइन करेंगे, ये किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन करेंगे, और इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ कोर्स किसी इंस्टेंट पर डिफाइन करेंगे। तो आप बोलोगे सर मोर और लेस फॉर्मूला यही रहेगा, बस छोटा सा वर्क डन अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल। छोटा सा टाइम इंटरवल बेटा आप हमेशा लिख सकते हैं dt। इस छोटे से वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट ds अपॉन dt। बेटा इस ds अपॉन dt को हम पहचानते हैं, दैट इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, या फिर बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा थीटा इज ऑफ कोर्स एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है बेटा, और ठीक है सब बातें बेटा बड़ी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F इंटू वी पैरेलल, मतलब फोर्स पूरा और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बड़ा फोर्स की तरफ हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो V इंटू एफ पैरेलल, मतलब बेटा स्पीड तो पूरी और फोर्स का वो कंपोनेंट जो बड़ा वेलोसिटी की तरफ। जैसे पसंद है बेटा वैसे लिखो। यहां से बेटा आपको पावर के बारे में कोई भी अगर बातें समझ में आती हो बेटा सारी बताओ। सबसे पहली बात, वर्क डन भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर इज ऑब्वियसली स्केलर, या फिर बेटा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, तो पक्की बात है कि रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बेटा एवरेज नहीं बेटा इंस्टेंटेनियस कर रहे थे पंडित। हाँ बेटा, तो बेटा पावर कैसा आएगा, वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा। आप बोलो सर स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर ही आएगा। सो पावर इज स्केलर क्वांटिटी। बेटा स्केलर तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा एंगल थीटा एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या 90 डिग्री है। अगली बात बेटा यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी, देखना बेटा ऊपर वर्क डन नीचे टाइम, वर्क डन है जूल, टाइम इज ऑफ कोर्स बेटा सेकंड्स, जूल पर सेकंड इज ऑफ कोर्स वाट, जूल पर सेकंड इज वाट, बड़ा ही वाट है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह आते हैं उन पर आपने नोटिस भी किया होगा कि पावर जो है बेटा वो अक्सर वाट के अंदर ही लिखी रहती है, वही बेटा उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। एक यूनिट और है बेटा, दैट इज हॉर्स पावर 1 HP, दैट इज रफली बेटा 746 वाट। बेटा 746 वाट बेटा हम HP लिखते हैं। कई मैकेनिकल चीज़ें जो होती है बेटा उनके अंदर ना पावर अक्सर बेटा HP के अंदर लिखा है। जैसे बेटा अपन कोई गाड़ी का इंजन देखें, किसी मोटर का इंजन देखें बेटा, उनमें अक्सर पावर ना हॉर्स पावर के अंदर लिखी रहती है। तो हल्का फुल्का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर इज बेटा मोर और लेस 746 वाट्स। ठीक है ना। अच्छा डायमेंशन क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम। बेटा वर्क डन की डायमेंशन मुझे याद है mL2t-2 अपॉन टाइम, बेटा टाइम इज t, सो ऑफ कोर्स इट इज mL2t-3। जब भी डायमेंशन लिखें बेटा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ये बेटा हमारा पावर है। हर फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा कोई ना कोई पावर डिफाइन कर सकते हो और हम पावर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं आनी चाहिए। चलिए करते हैं, एक दो बेटा सवाल करते हैं जिससे हम पावर निकालना सीख भी जाएंगे, बेटा हमारे काम भी आएगी। तो चलिए बेटा एक तगड़ा सा सवाल करते हैं जिसमें हम सारी बात कर लेंगे, एवरेज की, इंस्टेंटेनियस की, जितनी बातें अपन कर सकते हैं ना सारी बातें करनी है। ठीक है, चलो सुनो। सवाल ऐसा है बेटा, ये वर्टिकल में बेटा एक लाइन खींच दी है, ये हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींच दी है। हॉरिजॉन्टल में मैंने एक्स एक्सिस, वर्टिकल में मैंने वाई एक्सिस, ऐसे लिख दिया। और मैंने एम मास के किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर यू वेलोसिटी से फेंक दिया। जैसे फेंक दिया ये एम मास की जो बॉल है बेटा चलते 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 यूं आएगी। आप जानते हैं बेटा इस पूरे रास्ते बॉल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
mg। तो अगर मैं पावर पूछूंगा तो किसका पूछूंगा, उसी का पूछूंगा, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो बेटा मैं बार बार ऐसे नहीं बोलूँगा फाइंड पावर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड पावर ऑफ ग्रेविटी। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो अलग अलग इंस्टेंट्स पर मैं आपसे पूछूंगा, आराम आराम से जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। फाइंड पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। पहला सवाल, इन टाइम इंटरवल when ball is ascending। बेटा जब बॉल ऊपर जा रही है उस टाइम इंटरवल के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पावर क्या होगा। ठीक है ना, इतना सा सवाल है, कर लेंगे यार। पहले इस बात को सोचो कि टाइम इंटरवल बोल रखा है। अगर टाइम इंटरवल बोल रखा है तो बड़ा एवरेज पूछा है या इंस्टेंटेनियस पूछा है? हाँ बोलो सर, ऑफ कोर्स टाइम इंटरवल दे रखा है तो एवरेज पूछा है। यहां से चलते चलते मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक बेटा मुझसे पावर पूछा है, एंड एवरेज पावर इज ऑफ कोर्स टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। जो m मास का पार्टिकल है बेटा वो ऐसे h हाइट ऊपर चला गया तो ग्रेविटी का वर्क डन। बेटा बताओ, प्लस mgh माइनस mgh। आप बोलो सर mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस mgh। ग्रेविटी का वर्क डन आएगा माइनस mgh डिवाइड बाई यहां से यहां तक का टाइम, लेट्स बेटा दैट इज t। वेरी सिंपल, दैट इज माइनस mg। बेटा बोलना क्या इस हाइट का कोई फॉर्मूला याद कर रखा है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल याद कर रखा है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम बेटा यहां से यहां तक जाने का कोई टाइम याद कर रखा है? आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल याद कर रखा है। टाइम सिर्फ जाने का होता है u साइन थीटा अपॉन g, आने का भी उतना होता है और टोटल टाइम होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। बेटा देखना क्या क्या निपटा, g से बेटा g निपटा, u साइन थीटा से u साइन थीटा निपटा, और मेरे पास आंसर आ गया है mg u साइन थीटा अपॉन 2। बेटा आंसर आ गया माइनस mg u साइन थीटा अपॉन 2। बेटा दिस इज द एवरेज पावर। पावर बेटा नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि यहां से तक आपका वर्क डन भी तो नेगेटिव था। अगला सवाल बेटा, इन टाइम इंटरवल व्हेन बॉल इज डिसेंडिंग। बेटा जब बॉल नीचे आ रही है उस टाइम पर ग्रेविटी का पावर क्या, हमसे पूछा। अगेन टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, अगर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो तो पक्की बात है कि बेटा हमें एवरेज ही पूछा गया। जब बॉल नीचे आ रही है इस टाइम इंटरवल के लिए बिल्कुल कर लेंगे, दैट इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। जब बॉल नीचे आ रही है बेटा तब ग्रेविटी का वर्क डन इज नॉट माइनस mgh बल्कि बेटा प्लस mgh डिवाइड बाई यहां से तक का टाइम। बेटा मेरे ख्याल से वही आंसर आ गया, बस बेटा वहां पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, हाइट बेटा वापस से वही आएगी और टाइम बेटा वही आएगा। तो आप कह सकते हो कि एवरेज पावर विल बी mg u साइन थीटा, और बेटा यू तो लिख दिया, अपॉन 2 प्लस mug साइन थीटा अपॉन 2। ये बेटा आपका एवरेज पावर आ गया यहां से यहां तक का। कोई मुझसे पूछ ले कैसे पूरे के पूरे पाथ में एवरेज पावर कितना आएगा ग्रेविटी का, बेटा बोल देना 0 आएगा, क्योंकि पूरे के पूरे पाथ में तो तुम जानते हो जिस हाइट से चला था उसी हाइट पे पहुंच गया, तो ग्रेविटी का तो वर्डन ही 0 होगा, और अगर ग्रेविटी का वर्डन 0 होगा तो एवरेज पावर भी तो 0। ठीक है ना, आगे चलिए। थर्ड बेटा, इन टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t equals to t। 0 से लेकर किसी भी टाइम t तक कितना रहेगा। बेटा अगेन टाइम इंटरवल है तो क्या पूछा अपन से, आप बोलोगे सर अगर टाइम इंटरवल है तो ऑफ कोर्स हमसे एवरेज पूछा है। 0 से लेकर किसी जनरल टाइम t तक। 0 का तो हम अर्थ समझ गए कि 0 बोलने का अर्थ क्या है। 0 बोलने का तो अर्थ है कि बेटा जब फेंका है तब, और किसी टाइम t पर हम मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया है, उस टाइम पर बेटा ये हाइट मान लेते हैं y और ये डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा x।
बट हमें एक्स और वाई दोनों लिखने आते हैं। अगर आपको नहीं आता मैं रिपीट करता हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, दैट इज u cos थीटा इंटू टी। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, एक्सलरेशन है नीचे की तरफ g, तो बेटा y की वैल्यू आ गई u sin थीटा इंटू टी प्लस एक्स हाफ इंटू एक्सलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। एक्सलरेशन g नहीं बेटा, माइनस g है। ये बेटा आपको याद भी आ गया। हाँ बेटा मुद्दे पे आते हैं, यहां से यहां तक का एवरेज पावर क्या होगा, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। वर्क डन इज बेटा प्लस एम जी वाई या माइनस एम जी वाई, आप बोलो सर ऑफ कोर्स माइनस एम जी वाई, एम जी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, अपॉन बेटा टाइम, दैट इज माइनस एम जी बेटा आपका वाई बोलना, आप बोलो सर वाई है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। बेटा वो नीचे वाले टी से मैंने टी उड़ा दिया, दिस इज अवर आंसर। तो किसी भी टाइम 0 से लेकर टी तक आपका जो एवरेज पावर आएगा बेटा इट विल बी लाइक दिस। फेयर इनफ, बढ़िया है। आगे चलो बेटा, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। अगला सवाल, लैंग्वेज सुनो कितनी बढ़िया है। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। जिस टाइम पर प्रोजेक्ट किया गया था उस टाइम पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का पावर कितना होगा। अच्छा किसी स्पेसिफिक टाइम पर पूछ रहा है बेटा, किसी स्पेसिफिक टाइम पर पूछ रहा है तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस, बोलो सर ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। किसी टाइम पर पूछ रहा है, जिस टाइम पर फेंका है उस टाइम पर पूछा है बेटा, जिस टाइम पर फेंका है उस टाइम पर पूछा है, कर देंगे क्यों नहीं कर देंगे। पहले एक बार चेक करो कि जिस टाइम पर फेंका गया है उस टाइम कहानी क्या है। जिस टाइम पर फेंका गया है उस टाइम पर बॉल के पास वेलोसिटी u है, mg है नीचे, ठीक है ना। और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल जरा चेक करो बेटा, 90 तो ये है, थीटा ये है, तो टोटल ये एंगल बेटा मेरे ख्याल से आ गया 90 प्लस थीटा। तो किसी इंस्टेंट पर जो पावर होता है मेरे बच्चे लिखना जानते हैं, दैट इज फोर्स इनटू स्पीड, स्पीड है u, इनटू कॉस ऑफ, बेटा फॉर्मूला याद है ना, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स इज 90 प्लस थीटा। बेटा कॉस 90 प्लस थीटा इज ऑफ कोर्स माइनस साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि पावर का फॉर्मूला आ गया mgu साइन थीटा विथ नेगेटिव साइन, पावर इज इक्वल्स टू माइनस mgu साइन थीटा। बेटा पावर नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है बेटा वो ऑब्ट्यूज है, तो आना भी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। पांचवा सवाल, एट द टाइम when ball is about to strike the ground, बड़ा बॉल जब ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने वाली है उस टाइम पर कितना पावर होगा, उस टाइम पर कितना पावर होगा। अच्छा टाइम पे पूछ रहे हैं, टाइम पे पूछ रहे हैं, टाइम इंटरवल में नहीं पूछ रहे, बड़ा एवरेज पूछ रहे हो, इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हो। आपको सर ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं वो भी कब, जब बड़ा बॉल जस्ट जमीन से स्ट्राइक करती है। बड़ा जब टकराती है तब भी आपकी स्पीड यू ही होती है, जाओगे एंगल थीटा से तो आओगे भी एंगल थीटा से। तो बड़ा ये वाली कहानी देखना, इस कहानी को अगर देखो तो बड़ा मामला ऐसा है कि m मास का पार्टिकल, स्पीड बेटा आपके पास है u, mg बेटा ऐसे, और हम जानते हैं कि बेटा ये वाला एंगल कितना है थीटा, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी के बीच वाले एंगल में मेरा इंटरेस्ट है। मेरे बच्चे बोले सर ये वाला एंगल तो है 90 माइनस थीटा। मुझसे एवरेज पावर पूछा गया है बेटा, एवरेज पावर सॉरी बेटा इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है इस इंस्टेंट पे। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी into cos of angle between them. But what is the angle between velocity and force? आप बोलोगे सर angle between force and velocity is of course 90 minus theta. But cos 90 minus theta is sin theta. और पावर का फॉर्मूला आ गया है mgu sin theta. बड़ा पावर का फॉर्मूला आ गया है प्लस mgu sin theta. जितना पावर बड़ा इसका यहाँ पर नेगेटिव था उतना बड़ा यहाँ पर पावर पॉजिटिव है।
आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अभी तक बड़ा सवाल खत्म नहीं है यार, एक ही सवाल से अपन इतनी सारी बातें सीख जाएंगे, फायदा ही अपने तो, नुकसान थोड़ी है ना। बड़ा कितने पार्ट हो गए थे? 5 हो गए थे। 6th, फाइंड पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट द टाइम व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। बड़ा जिस इंस्टेंट पर बॉल मैक्सिमम हाइट पर है उस टाइम पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का पावर कितना होगा। बड़ा इसका मतलब मुझसे इस इंस्टेंट पर पूछा है बड़ा, जब बॉल सबसे ऊपर है। जब बॉल सबसे ऊपर है तो बॉल के पास हम जानते हैं कि सामने की तरफ वेलोसिटी है, एंड माय किड्स नो दैट कि दैट वेलोसिटी इज u sin थीटा। कोई वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती बेटा मैक्सिमम हाइट पे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचती हुई कितनी बचती है? u cos थीटा। मुझे इस इंस्टेंट पर पूछा गया, इस इंस्टेंट पर फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ mg। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड वेलोसिटी? आपको सर वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल है 90। सो पावर का फॉर्मूला आ गया, फोर्स कितना है? mg, बड़ा वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा into cos of angle between them. But what is the angle between force and velocity? But angle between force and velocity is 90. But cos 90 comes out to be 0. So of course power at this instant comes out to be 0. तो maximum height पर बड़ा ग्रेविटी का किसी प्रकार से कोई पावर नहीं है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, कोई ऐसा बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट है, when मतलब वही सवाल ना, फाइंड पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन बॉल इज मूविंग एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। बेटा हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा पर जब मूव कर रहे होगी उस टाइम पावर क्या होगा? बेटा हॉरिजॉन्टल से अल्फा पर बॉल इस टाइम पर मूव कर रही होगी, वेलोसिटी बेटा पता नहीं कितनी होगी v, और ये वाला एंगल बेटा अल्फा। हालांकि बेटा अगर हम इसको अल्फा बोलेंगे ना तो इसको बेटा अल्फा नहीं, इसको माइनस अल्फा बोलेंगे। हालांकि इस रिजल्ट में अगर तुम माइनस अल्फा पुट कर दोगे ना तो ये वाले पॉइंट पर भी पावर आ जाएगा। ठीक, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मुझे बेटा इस पॉइंट पर बेटा ग्रेविटी का पावर चाहिए, अभी निकाल लेंगे, कौन सी दिक्कत है बेटा अपन को, अपन तो सब कर सकते हैं। तो देखना बेटा, मिटा रहा हूँ बेटा, एक बार थोड़ी जगह चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस कि बेटा हमसे पूछा गया है कि जब बॉल हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा पर मूव कर रही हो, ये वाला एंगल थीटा, ये बड़ा वेलोसिटी v, किसी टाइम पर ये वाला एंगल अल्फा। हम जानते हैं कि नीचे की तरफ mg ऐसे है, वेलोसिटी v ऐसे है, और दोनों के बीच में एंगल जो है बड़ा, दिस एंगल इज 90 प्लस अल्फा। इसी एंगल में तुम्हारा इंटरेस्ट है सारा का सारा, है कि नहीं बेटा? तो कि मुझसे पूछे कि सर इस इंस्टेंट पर पावर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी v मान लेता हूं बेटा, निकाले नहीं है, into cos of angle between force and velocity. But what is the angle between force and velocity? I think that is 90 plus alpha. Cos 90 plus alpha is I think minus sin alpha. So it comes out to be minus mg v sin alpha. लेकिन आप बोलोगे सर आंसर ऐसे छोड़ नहीं सकते अपन, सर v नहीं पता। हाँ बेटा बिल्कुल नहीं पता। सर v निकालने को जुगाड़? हाँ बेटा बिल्कुल जुगाड़ है। हम जानते हैं कि अगर शुरुआत में u वेलोसिटी से अगर फेंका गया है तो u का ये वाला कंपोनेंट और v का ये वाला कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, क्योंकि सारा का सारा एक्सेलरेशन वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो u का ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v cos अल्फा। बेटा हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस mg, v बोलना बेटा, v को मैं लिख सकता हूं u cos theta upon cos alpha into sin alpha. I think the answer is minus mg u cos theta into tan alpha. ये बड़ा हमारा आंसर।
बढ़िया आंसर है। कोई बच्चा बोलता है सर इस वाले इवेंट पे बताओ, बड़ा बता देंगे। बस इतना फर्क आएगा कि बेटा यहाँ पर पावर नेगेटिव आएगा, बेटा यहाँ पर पावर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर भी स्पीड तो बड़ा v होगी, बस mg ऐसे लग रहा होगा, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल, बेटा ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस अल्फा, इतना सा फर्क आएगा बेटा यहाँ पर 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा बेटा माइनस साइन अल्फा नहीं प्लस साइन अल्फा होता है, तो यहाँ प्लस बेटा बाकी सर आपका आंसर सेम आएगा। तो बेटा सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है और कोई बड़ा अंतर नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल बेटा, एट टाइम टी फाइंड पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट टाइम टी। किसी टाइम टी पर बताओ, किसी जनरल टाइम टी पर, मतलब किसी भी टाइम पे बता देंगे बेटा। किसी भी टाइम टी पर हमसे पूछा गया है कि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर बताओ। ऑफ कोर्स किसी टाइम पर पूछा गया है, टाइम इंटरवल में नहीं पूछा गया है, तो हम एवरेज नहीं निकालेंगे बेटा, हम तो इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, कर लेंगे बेटा, सब कर लेंगे। हमने बेटा बॉल को फेंका, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बेटा बॉल को अपन लोगों ने फेंका यू वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ठीक है ना। किसी भी टाइम टी पर कहानी बेटा ऐसे, इस तरफ तो बेटा वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगी, इस तरफ बेटा हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या रहेगी, आई थिंक बेटा वेलोसिटी रहेगी यू साइन थीटा माइनस जी टी। बेटा लिखना आता है ना, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यू कॉस्टा यू साइन थीटा, वेलोसिटी है ऊपर की तरफ यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, तो किसी भी टाइम टी पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी इस तरह से घट जाएगी। एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ। सबसे बढ़िया तरीका सोचने का ये है कि ऐसे लिख दो कि इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑफ कोर्स फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स में तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, माइनस एम जी जे कैप, बड़ा माइनस जे कैप इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ है, का डॉट विथ वेलोसिटी। बड़ा वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स सम वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस देयर इज सम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। बेटा डॉट प्रोडक्ट कर लो, जे कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 0, जे कैप डॉट जे कैप इज ऑफ कोर्स 1, तो आप कह सकते हो कि सर मेरा आंसर आ गया माइनस एम जी इंटू वी वाई, that is minus mg into vy. But what is vy? Vy is the velocity of particle along y direction at any time t. As you can see that it is of course u sin theta minus gt. किसी भी टाइम पर बेटा अगर आपको पावर बताना हो, ये रहा बेटा किसी भी टाइम पर पावर। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, t इक्वल टू 0 पर, सॉरी बेटा t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वही आंसर आ जाएगा बेटा जो हमने निकाला था एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। t को अगर तुम 2u sin थीटा अपॉन g रखोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो हमने निकाला था, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर व्हेन द बॉल इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। जैसे बेटा t की वैल्यू तुम u sin थीटा अपॉन g रखोगे तो वही पावर आ जाएगा जो बेटा हमने मैक्सिमम हाइट पे निकाला था। तो बेटा ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया पावर का किसी भी टाइम t पर। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी टाइम पर बड़ा बड़े आराम से पावर निकाल सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल और। हालांकि मैंने कोशिश बेटा ये की है कि इस एक एग्जाम्पल से ही आपके दिमाग में सारा का सारा एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर का सवाल कैसे करना है उसका पूरा खाका तैयार हो जाए। बट स्टिल एक सवाल और कर लेते हैं, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने एक ही सवाल कराया, ठीक है, थोड़ा एक सवाल और कर लेते हैं। हमारे पास बड़ा कहानी ऐसी है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा 0.5 है, यहां बेटा मैंने कोई ना कोई फोर्स लगा रखा है ऐसे, बेटा पता नहीं कितना है, ये एंगल जरूर मैंने आपको दे रखा है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है ना। इसके कारण ये जो ब्लॉक है ये सामने की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ऐसा दिया बेटा आप लोगों को। पहला सवाल तो ये फाइंड कितना फोर्स लगा रहे हो बेटा बताओ, वैल्यू ऑफ एफ। दूसरा पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स,
नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, सबका पावर बताओ। बट अगर नहीं बता रखा कि टाइम इंटरवल है या इंस्टेंटेनियस है, तो हमें मान के चलना है कि इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं। सबसे मेन चीज थोड़ा इस एफ को निकालना है, निकालते हैं। बेटा हमारे पास कहानी ऐसी है कि ये 2 kg का ब्लॉक, बेटा जी की वैल्यू देनी रखी है, मैं 20 मैं इसको 10 ले रहा हूँ। सबसे पहले नीचे की तरफ 20 न्यूटन, जमीन का नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ n, एफ के 2 कंपोनेंट आएंगे ऐसे, ये वाला आएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला आएगा एफ का साइन थीटा, ठीक है ना। इसके पास बड़ा वेलोसिटी अगर आगे आएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू नॉर्मल, ठीक है ना। और तो कुछ दिख नहीं रहा, बड़ा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन तो 0 है। पहले बड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल प्लस एफ का साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन, नॉर्मल प्लस एफ का साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 20। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स, तो मेरे पास एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज 0.5 इनटू नॉर्मल। बड़ा नॉर्मल की वैल्यू आ गई 20 माइनस एफ साइन थीटा, मेरे पास ये आ गया एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 10 माइनस एफ साइन थीटा अपॉन 2। बड़ा एफ की वैल्यू आ गई है, तो बड़ा एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 10। और बड़ा एफ निकालो भाई, एफ की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बड़ा कॉस थीटा और साइन थीटा लिख ही देंगे यार, बड़ा लिखाओ यार। हमें सवाल में tan थीटा 2 दे रखा है, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 2 ये 1, तो बड़ा ये आ गया रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बड़ा ये 5 आ गया। 20 तो ठीक है बेटा, 2 टाइम्स cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा हमारे पास आ गया दैट इज 20 अपॉन 2/√5 4/√5। बड़ा ये मेरे पास कितना आ गया, और 5√5 आ गया शायद। बड़ा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से बड़ा फोर्स की वैल्यू आ गई 5√5 न्यूटन्स। हाँ बेटा बढ़िया है, 5√5 न्यूटन्स। चलिए बेटा मुद्दे पे आते हैं, बेटा हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ग्रेविटी का पावर क्या है, नॉर्मल का पावर कितना है, सब निकाल देंगे बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ 20 न्यूटन, वेलोसिटी है सामने की तरफ, तो आप बोलोगे सर पावर आएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। Force is acting in vertical direction, velocity is in horizontal direction, that is cos 90, बेटा cos 90 comes out to be 0, of course वर्टन will be 0। आगे चलिए बेटा नॉर्मल का वर्टन, नॉर्मल की वैल्यू हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं, इनटू वेलोसिटी इज 2 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। बेटा नॉर्मल ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, एंगल इज 90, so of course it also comes out to be 0। What is power of kinetic friction? Kinetic friction है पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा है पीछे, ठीक है। कितना है फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, मैं एक तरीके से वो निकाल सकता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पक्की बात है कि एफ के कॉस थीटा के बराबर आ रही होगी बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स। बेटा एफ कितना है √5, सॉरी बेटा 5√5 इंटू कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा इज 1/√5, 1/√5। बेटा √5 कैंसिल, काइनेटिक फ्रिक्शन इज 5 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ 5 न्यूटन, वेलोसिटी है सामने की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड,
into cos of angle between them. But what is the angle between force and velocity? I think but that is 180. I think but answer comes out to be -10 न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड. बेटा न्यूटन मीटर तो जूल हो गया, जूल अपॉन सेकेंड वाट हो गया, दैट इज -10 वाट. बेटा एक्सटर्नल फोर्स का पावर कितना आएगा? वेरी इजी. फोर्स की वैल्यू है 5√5 न्यूटन इंटू वेलोसिटी. बेटा वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू कॉस थीटा. cos theta is based upon hypotenuse. I think बेटा that is 1/√5. बेटा √5 कैंसिल. I think बेटा इसका पावर आ गया 10 वाट. जितना फ्रिक्शन का पावर नेगेटिव है उतना ही बेटा आपके एक्सटर्नल फोर्स का पावर पॉजिटिव है. नेट पावर 0 है, इसीलिए नेट वर्क डन 0 है, इसीलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसीलिए कांस्टेंट स्पीड से आपका पार्टिकल ब्लॉक मूव भी कर रहा है. ठीक है ना, अच्छी बात है. मैं एक लास्ट पॉइंट और लिखा रहा हूं बेटा, छोटा सा एक पॉइंट है बट फिर भी बेटा सुनिएगा. एक छोटा सा पॉइंट है, लिखिएगा बेटा. हमने देखा कि पावर इज सिंपली डिफाइंड एज dw/dt. तो हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल्स टू पावर इंटू dt. पूरा वर्क डन निकालना तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में पावर को बेटा टाइम के साथ इंटीग्रेट करते रहो, आपका बेटा नेट वर्क डन आ जाएगा. इसी बात को मैं एक स्टाइल से और बोल सकता हूं. अगर y एक्सिस में पावर है और x एक्सिस में अगर टाइम है और उनके बीच में अगर कर्व ऐसा है, तो मेरे बालक जानते हैं कि ये एरिया अंडर द कर्व जो है ये इंटीग्रेशन पीडीटी को रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन पीडीटी आपके वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है. तो एरिया अंडर पावर टाइम कर्व विल ऑलवेज प्रोवाइड द वर्क डन एंड वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप कह सकते हो बेटा एरिया अंडर पावर टाइम कर्व will provide वर्क डन. बेटा ये आपको हमेशा वर्क डन देगा. फेयर एनफ. कोई बेटा इस पे सवाल आए आप बड़ा आराम से कर सकते हैं. चलिए बेटा नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस. एक बार के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, सुनना पड़ेगा आपको. कंजर्वेटिव फोर्सेस हम उन फोर्सेस को कहेंगे जिनका वर्क डन जो है बेटा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता हो. जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है वो यही है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. थोड़ा लिखना, एक छोटी सी बेटा लाइन लिखना. वर्क डन by conservative forces is independent of path followed and depends only on force and initial final positions. बेटा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशंस पर ही डिपेंड करता है और फोर्स पर तो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा. इस तरह के बेटा फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे. फेयर एनफ. एक बात तो बेटा इसी बात को बोलने का एक तरीका और भी है कि अगर मान लो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, मतलब राउंड पाथ, मतलब क्लोज्ड पाथ, जहां से चले तो वहीं खत्म हो गए, तब आपका वर्क डन 0 आएगा. भाई इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है और हमारा वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है. इट मींस दैट कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन किसी भी क्लोज्ड पाथ में हमेशा 0 आना चाहिए. तो एक लाइन लिखेगा बेटा, दैट इज work done by
कंजर्वेटिव फोर्सेस will be zero in a closed path। बड़ा क्लोज्ड पाथ के अंदर हमेशा आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्डन आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। फेयर इनफ। अगली बात, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया जो वर्डन है वो हमेशा रिकवरेबल होगा। व्हेन आई से रिकवरेबल आई मीन दैट कि बेटा अगर आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्डन करते हो तो वो किसी न किसी और फॉर्म में स्टोर होती है, किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसे हम आगे जाकर नाम दे देंगे पोटेंशियल एनर्जी, और ये बाद में रिकवर कर सकते हैं, बाद में यूज आ सकते हैं। तो बड़ा एक छोटी सी लाइन और, दैट इज लाइक दिस कि वर्क डन अगेंस्ट conservative force is रिकवरेबल। बट ऐसे रिकवर कर सकते हैं कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बड़ा ग्रेविटी का जो फोर्स है mg, ये कंजर्वेटिव है। कैसे बेटा आप लोग जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन बेटा पाथ पर डिपेंड करता है। सो बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। अब अगर मैं किसी m मास के ब्लॉक को अगर मैं h हाइट ऊपर लेकर आता हूं तो मैंने उस पर वर्डन किया है mgh। ग्रेविटी ने कितना वर्डन किया है -mgh, मैंने वर्डन किया है +mgh। फोर्स लगाया मैंने ऊपर की तरफ mg, डिस्प्लेसमेंट किया मैंने ऊपर की तरफ h। धीरे 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 इस ब्लॉक को मैं h हाइट ऊपर लेकर आ गया। तो मैंने जो वर्क डन किया है बेटा ये वेस्ट नहीं हुआ है, ये स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैंने इस m मास के ब्लॉक को अगर छोड़ दिया तो ये ब्लॉक लगातार नीचे आएगा और जैसे उस हाइट पर पहुंचेगा वहां पर पहुंचते इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एग्जैक्टली वापस mgh ही हो जाएगी। ऐसी कैलकुलेशन हम आगे जाकर देखेंगे भी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्डन किया mgh ये वेस्ट नहीं हुआ है। इट हैज बीन स्टोर्ड इन सम फॉर्म एंड दैट फॉर्म इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसके हम बाद में हेडिंग में लिखेंगे। सो any work done against a conservative force always store in some form and that form is known as your potential energy। चलिए बेटा एक बात और लिखते हैं, वर्क डन अगेंस्ट conservative forces will get stored in form of potential energy। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बड़ा स्टोर हो जाएगा, जिसे हम बाद में किसी और फॉर्म में यूज कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा इसको हम बाद में डिटेल के साथ भी देखेंगे, अभी थोड़ा सिर्फ और सिर्फ मैं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स की बात करनी है तो सबसे पहला एग्जांपल तो ये हो गया कि दुनिया भर के जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव हैं। मैं बेटा कारण आपको बता चुका हूं कि कांस्टेंट फोर्सेस का वर्डन याद करो बेटा, F.ds का इंटीग्रेशन नहीं था बल्कि F.s था, और F.s बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये वाला वर्डन बेटा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन अदर वर्ड्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट फोर्स का वर्डन अगर बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट मींस दैट कि बेटा ये क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। दुनिया भर के जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव होंगे। दूसरी बात, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा mg, ये भी बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तीसरा बेटा, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर रहेगा। बेटा लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये भी कंजर्वेटिव रहेगा। तीसरा बेटा, सॉरी बेटा, फोर्थ, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स,
बेटा मैग्नेट्स के बीच जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है। और भी बेटा खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक हमारे काम का एग्जाम्पल बेटा और है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, और इन अदर वर्ड्स इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स या बेटा स्प्रिंग फोर्स भी बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स का वर्डन बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। भाई नेचुरल लेंथ से अगर मैंने x का एक्सटेंशन कर दिया तो आप कहोगे सर वर्डन तो स्प्रिंग का -12 के एक्स स्क्वायर होगा। भले ही आप उसको सीधे x एक्सटेंशन कर दो या फिर पहले 2x का एक्सटेंशन कर दिया फिर वापस x इधर ले आया, तब भी आंसर वही आएगा। पहले x का कंप्रेशन कर दिया फिर वापस x का एक्सटेंशन कर दिया, तब भी बेटा आपका वर्डन -12 के एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो स्प्रिंग का वर्डन भी बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए स्प्रिंग फोर्स को या इलास्टिक फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स ही बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और है बेटा, दैट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। मैं एक बार हल्का सा बेटा समझाता हूं कि सेंट्रल फोर्स है क्या, क्योंकि हो सकता है कि बेटा ये सेंट्रल फोर्स शब्द जो है बेटा बार बार सुनो। तो एक छोटी सी बेटा एक बात बताता हूं सेंट्रल फोर्स की, आपको आइडिया लग जाएगा। जब भी कोई दो बॉडीज जो इंटरेक्ट कर रही है उनके बीच में कोई फोर्स उनको दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग हो, उसे हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। जैसे बेटा मान लीजिए कि एक बॉडी ये रही, बेटा अगर हेडिंग लिखना कि सेंट्रल फोर्स किसे कह रहे हैं, सेंट्रल फोर्स किसे कह रहे हैं। मान लीजिए बेटा कोई एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी बेटा ये है, इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई इंटरेक्शन है और वो जो भी इंटरेक्शन है, जो भी फोर्स है, वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। मान लो बेटा कि इसने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, तो ऑफ कोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे। दोनों फोर्सेस जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। द फोर्स इज ऑफ कोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। If the force is always along the line joining these two interacting bodies, then we say that this kind of force is known as central force. ये जो फोर्स है अगर दोनों इंटरेक्टिंग बॉडीज को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग होगा तो इस तरह के बड़ा फोर्सेस को हम हमेशा बड़ा क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्सेस बोलेंगे। तो बड़ा इस बात को लिखना, इफ फोर्सेस अलोंग line joining the interacting bodies in all conditions, comma, then this force is conservative. सॉरी बेटा, देन दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव तो है ही बेटा, हम नाम क्या सीख रहे हैं, इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। इस तरह का हम फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ठीक है, दिस इज अवर सेंट्रल फोर्स। फिर ना हमारा जो कूलम्बिक फोर्स है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। जैसे मैं कहूं कि बेटा एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा बेटा मान लीजिए प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करेंगे एंड फोर्स विल बी लाइक दिस। दिस फोर्स इज ऑफ कोर्स लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस एंड इफ इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ फोर्स इज ऑब्वियसली कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तो है ही बेटा, इट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। इसी तरह से बेटा अगर मान लो कि इसका चार्ज नेगेटिव होता तो अगेन बेटा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते, लेकिन जो फोर्स होता वो दोनों को जोड़ने लाइन के अलोंग ही होता। इस तरह के बेटा फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स। एंड ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर मैं इस प्लस क्यू को तो फिक्स रखूं और इस माइनस क्यू को बेटा यूं चलाते 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 यहां ले आऊं, तो आप एक चीज को नोटिस करना बेटा कि ये माइनस क्यू जब यहां कहीं होगा तो ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऐसे। आप घुमा रहे हो सर्कल के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ऐसे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये हाल हर जगह है। मान लीजिए कि यही वाला माइनस क्यू चलते 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 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो माइनस क्यू पर फोर्स लग रहा है ऐसे और माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट है ऐसे।
डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में ऑफ कोर्स बेटा एंगल कितना है 90। अगर बेटा मैं इस माइनस क्यू को चलाते 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 यहाँ ले आया, अगर मैं यहाँ ले आया तो दिस प्लस क्यू इज अट्रैक्टिंग दिस माइनस क्यू विद सम फोर्स, बट द डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स टेंजेंशियल। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। At every instant the angle between force and displacement is 90. So I could say that कि इस पार्टिकल को चलाते 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 बेटा यहीं ले आया, मैं आपसे पूछूं वर्क डन कितना आएगा तो आप बोलो सर वर्क डन तो 0 आएगा। इसका मतलब सेंट्रल फोर्स वाले केस में हमेशा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक इंटरेक्टिंग बॉडी को रेस्ट में मान लूँ और दूसरी इंटरेक्टिंग बॉडी को अगर उसके चारों तरफ इस तरह सर्कुलर मोशन करा दूँ तो वर्क डन तो आएगा ही नहीं। बेटा वर्क डन नहीं आएगा तो ऑफकोर्स पूरे क्लोज्ड पाथ में अगर वर्क डन नहीं है तो सेंट्रल फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर, तो बेटा हमेशा एक कंजर्वेटिव रहेंगे। यही हाल बेटा तब है जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल फोर्स का एक एग्जांपल तो बेटा कोलम्बिक फोर्स हो गया, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। एक एग्जांपल और भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज एक m मास यहाँ पर, एक m मास यहाँ पर। एज यू नो इट वेरी वेल कि 2 m मासेस अगर ऐसे r डिस्टेंस की दूरी पर है, then these two masses will attract each other with some force F, and the value of F is of course beta g m upon r का square. Again the force is of course along the line joining these two particles. मैं इसको फिक्स कर लूँ और इसको अगर सर्कुलर मोशन करा के बड़ा यही लेके आऊँगा तो ऑफ कोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन तो 0 ही आएगा, और अगर इसका वर्डन 0 आएगा तो ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव फोर्स जो बेटा आपका बेटा सेंट्रल फोर्स जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। सो इट्स वेरी सिंपल। ये सेंट्रल फोर्स शब्द थोड़ा सा हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जहां कहीं भी आपको बेटा सेंट्रल फोर्स दिख जाए समझ जाया करो कि बेटा सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव, एंड सेंट्रल फोर्स मीन्स कि इफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इंटरेक्टिंग बॉडीज, जो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही है उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग अगर फोर्स है तो उस फोर्स को हम हमेशा सेंट्रल फोर्स कहेंगे, और सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगा, कभी भी नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ बेटा एक बार। हमारे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। क्लोज्ड पाथ में जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो बड़ा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया कोई भी वर्क डन वेस्ट नहीं होगा, वो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होगा। जिस फॉर्म में स्टोर होगा उसका हम आगे जाकर नाम निकाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालते हैं क्या उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे, बस अभी तो सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, जो भी आपने वर्क डन बेटा सेंट्रल फोर्स के अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया है वो रिकवरेबल है, बाद में रिकवर कर सकते हो। और किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। कंजर्वेटिव फोर्स के बेटा क्या क्या एग्जांपल है? तो आपने कहा सर सेंट्रल फोर्स के क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और बेटा कौन से एग्जांपल है आपके कंजर्वेटिव फोर्स के? तो स्प्रिंग फोर्स आ गया बेटा, ठीक है, जो mg है बेटा वो आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। खूब सारे बेटा हमारे पास इस तरह के एग्जांपल्स कंजर्वेटिव फोर्सेस के रहेंगे। नेक्स्ट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा हेडिंग लिखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑफ कोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स का जस्ट उल्टा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर जो वर्क डन है बेटा वो पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। तो बेटा सबसे पहले लिखिएगा its work done is path dependent. Its work done is path dependent. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन रास्ते पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि हर रास्ते के अलोंग बड़ा वर्क डन अलग अलग आए। ठीक है, दूसरी बात, its work done along closed path may not be zero. क्लोज्ड पाथ के अलोंग बेटा वर्क डन 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है, कुछ और भी आ सकता है। नेचर में जितने भी बेटा आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे उन सबका वर्क डन अक्सर नेगेटिव ही आता है। मतलब नेचर में जितने हैं बेटा उनमें से अक्सर मोस्टली का नेगेटिव ही आता है। ठीक है, देख लें बेटा कौन से हैं। ठीक है बच्चों,
जो भी आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्डन करोगे वो किसी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होता, बल्कि वो सारा सिस्टम से डिसिपेट होता है। देख लेंगे बेटा, पहले मैं इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका हमने एक नाम भी निकाला था बेटा, क्या, डिसिपेटिव फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, एटसेट्रा। ये बड़ा कुछ फोर्सेस हैं जो बड़ा बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव है। इनके अगेंस्ट किया गया कोई वर्डन बेटा कभी भी स्टोर नहीं होता, कभी भी है ना, हम उसको ऐसा नहीं कि बाद में यूज कर पाए, रिकवरेबल नहीं होता। इनके अगेंस्ट आपने कोई वर्डन किया है तो वो सिस्टम से डिसिपेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ साउंड और लाइट और सम अदर मीन्स। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया बेटा। मान लीजिए कि ये एक दीवार, इस दीवार पर बेटा एक हमने स्प्रिंग बांध रखी है ऐसे, ये एम मास का ब्लॉक, नीचे वाली जो सरफेस है बेटा मान लीजिए कि बेटा बिल्कुल वो स्मूथ है। अगर बेटा मैं सामने की तरफ कोई फोर्स लगाकर इस एम मास के ब्लॉक को ऐसे कोई एक्सटेंशन दे दूं, तो आपने जो भी वर्क डन किया है वो अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स किया है, अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स किया है, जो अपने आप में कंजर्वेटिव है। तो आपका किया गया वर्क डन वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप इस एम मास के ब्लॉक को यहाँ से खींच लो और यहाँ पर बेटा ले जाओ, तो आपने कोई ना कोई वर्क डन किया होगा, वर्क डन वेस्ट नहीं हुआ। अगर आप इस एम मास के ब्लॉक को यहाँ से छोड़ोगे तो जैसे बेटा एम मास का ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो उसके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ नहीं पड़ रहेगा, वापस आएगा, और यहाँ पर आएगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू वही होगी जो आपने यहाँ से यहाँ तक इस ब्लॉक को वर्क डन किया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब आपका किया गया वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स जो है वेस्ट नहीं हुआ, बट इट हैज बीन स्टोर्ड इन सम पोटेंशियल एनर्जी, जिसका हम आगे जाकर कभी न कभी नाम निकाल देंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा आपने जो वर्क डन किया है वो सिस्टम ने स्टोर कर लिया है, और जैसे आपने फोर्स लगाना बंद किया, एम मास का ब्लॉक अगर यहाँ पर आएगा तो रुकेगा नहीं, बल्कि अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही होगी जो आपने सिस्टम पे वर्क डन किया है। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं किसी एम मास के पार्टिकल को ऐसे एच हाइट ऊपर ले जाऊं, एम जी फोर्स लगाते हुए, बेटा एम जी ऊपर एम जी नीचे, बेटा ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, लगभग बेटा ये एम जी से हल्का सा मान लो, ठीक है, हल्का सा ज़्यादा मान लो, ठीक है। और आप नेग्लिजिबल बेटा जी, नेट फोर्स तो नेग्लिजिबल ही है, बेटा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बहुत छोटी वेलोसिटी चलाते 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 ऊपर ले गए। आपने जो फोर्स लगाया है वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स लगाया है, तो आपका किया गया वर्क डन वेस्ट नहीं हुआ बेटा। आप अगर इस एम मास के पार्टिकल को ऊपर ले गए और अगर यहाँ पर छोड़ दोगे तो पार्टिकल वापस नीचे आएगा, और जब वापस नीचे आएगा तो पार्टिकल के पास यहाँ पहुँचने पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वही होगी जो आपने इस एम मास के ब्लॉक को यहाँ से तक ले जाने में वर्क डन किया है। तो इसका मतलब आपका जो वर्क डन था वो सिस्टम से वेस्ट नहीं हुआ, सिस्टम से डिसिपेट नहीं हुआ, सिस्टम ने ही किसी और फॉर्म में स्टोर कर लिया है। उस और फॉर्म का हम बाद में आगे जाकर नाम निकाल देंगे, क्या बेटा, कंजर्वेटिव, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। फेयर इनफ। अब मैंने कहा कि मैंने ना इस एम मास के ब्लॉक को एक रफ सरफेस पर जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, उस पर कोई फोर्स लगाकर स्लोली आगे की तरफ घुमा रहा हूँ। आप जानते हैं कि पीछे की तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू के एम जी। तो आगे की तरफ आप जो फोर्स लगा रहे हो वो बड़ा रफली बड़ा म्यू के एम जी के बराबर ही फोर्स लगा दो, तो नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो आप नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ इस एम मास के ब्लॉक को चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, और एक्स डिस्टेंस दूर ले जाके यहाँ छोड़ दो। आपने कितना वर्डन किया, आप बोले सर मैंने वर्डन किया म्यू के एम जी इंटू एक्स। ये वर्डन आप यहाँ भी कर रहे थे, ये ऐसा वर्डन आप यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन ये वर्डन आपके स्टोर हो गए थे। लेकिन आप इस एम मास के पार्टिकल अगर यहाँ पर लेके जाओगे, एक्स डिस्टेंस दूर फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर लेके जाओगे, तो आपका किया गया वर्क डन बड़ा स्टोर नहीं होगा, और बड़ा अगर यहाँ पर एक्स डिस्टेंस अगर दूर लेके जाओगे तो ब्लॉक जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसकी स्पीड बड़ा हो जाएगी जीरो, ना तो बड़ा ब्लॉक वापस आएगा।
और आपने जो वर्क डन किया है म्यू एम जी इंटू एक्स बेटा, वो वर्क डन भी कहीं पर भी स्टोर नहीं हुआ है, बल्कि वो सिस्टम से डिसिपेट हो गया है, बाहर निकल गया है, रिकवरेबल है ही नहीं। और आप तो जानते भी हो कि वो किस फॉर्म में डिसिपेट हुआ है। ये एम मास का ब्लॉक अपने अंदर से बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा। मैंने आपको रफली बता भी रखा है कि मोस्टली ये हीट और साउंड की फॉर्म में, अगर एम मास के ब्लॉक को रफ सरफेस पर ऐसे घसीटोगे तो थोड़ी थोड़ी बेटा साउंड निकलेगी, और हो सकता है कि बेटा जो सरफेसेस हैं वो हल्की फुल्की गर्म भी हो जाए। तो आपका किया गया वर्क डन जो है इट इज नॉट रिकवरेबल इन दिस केस, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन दिस केस दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप दैट्स ओके। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन बेटा आपका कभी भी स्टोर नहीं होगा। ऐसे केस में हम कोई पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा अगला पॉइंट, एनी वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस against non-conservative forces cannot be stored, rather it dissipates in form of sound energy or heat energy or any other form of energy or any other form of energy। ठीक है, इतनी सी कहानी बेटा हमारे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। हम बेटा कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ही डिफाइन करेंगे। तो चलिए बेटा एक छोटा सा मैथमेटिकल सवाल है बेटा, ठीक है, मैथमेटिकल सवाल है ना, ऐसा कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं, आपको हल्का फुल्का आइडिया भी लगे कि कैसे कैसे सवाल करते हैं। ठीक है ना, सवाल है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप to displace a particle from 0,0 to 2,3। किसी पार्टिकल को 0,0 से 2,3 तक इस फोर्स के थ्रू ले जाना है, तो इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ये सवाल है। तो चलिए बेटा मैं y एक्सिस ये बना लूँ, x एक्सिस ये बना लूँ। ये एक वेरिएबल फोर्स है जो x और y एक्सिस लगातार चेंज हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम है ना बड़ा आराम से बोलते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। 0,0 बेटा अपना यहाँ कहीं है, 2,3 बेटा ऑफ कोर्स यहाँ कहीं। फोर्स बेटा ये रहा। इज दिस कांस्टेंट और वेरिएबल? आपको सर ऑफ कोर्स इट इज वेरिएबल। और अगर वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हो। छोटा सा वर्क डन निकालो और नेट वर्क डन आएगा F.ds का इंटीग्रेशन। बेटा इस तरह के सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। फोर्स लिखना बेटा कितना है, 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। बेटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखना है। मेरे बच्चों को मैंने सिखा रखा है डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना है बेटा, dx i कैप प्लस dy j कैप। तो वर्क डन आ गया बेटा आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ 2x dx प्लस बेटा अलग अलग लिख लो 3y स्क्वायर dy। आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1। बेटा x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 2। y बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 3।
इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 0 से 2, इसका इंटीग्रेशन वाई क्यूब 0 से 3, बट आई थिंक दैट हैज़ बिकम 4 माइनस 0 प्लस आई थिंक बड़ा 27 माइनस 0, बड़ा 27 एंड 4 आई थिंक बड़ा इट कम्स आउट टू बी 31। बड़ा अगर सब कुछ एस आई यूनिट्स में तो वर्क डन इज 31 जूल्स। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस तरह का सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन निकाला था सर, उसमें तो के कैप भी था। हाँ बेटा बिल्कुल था। मैं यहाँ पर ये सवाल पूछने के लिए बेटा मैंने ये सारा ताम झाम नहीं रचा है, मैं सवाल कुछ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये तो हो गया बेटा, बढ़िया है। यहाँ से यहाँ तक लाने में इस फोर्स ने जो वर्क डन किया है दैट इज बेटा 31 जूल्स। गुड। मेरा सवाल ये है अगला, इज दिस फोर्स कंजर्वेटिव और नॉट? ये वाला जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, सिर्फ इतना बताना है। बता देंगे। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तो हमें इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, हम बोलते कि कांस्टेंट है मतलब कंजर्वेटिव है। लेकिन ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया कि वो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो सर कैसे बताएं? एक काम करो, सोचो इस बात को कि तुम 0,0 से 2,3 तक ले जाने के लिए आपका जो वर्क डन आया वो 31 जूल्स आया। मैंने पूछा बेटा बताना जरा 0,0 से 2,3 तक ले जाने में इस फोर्स का वर्क डन क्या आएगा। आप लोगों ने सोल्व किया और मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने बढ़िया सोल्व कर लिया होगा और आपका सभी का आंसर 31 जूल्स आया होगा। आपने मुझसे ये वाला आंसर निकालने के लिए आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि सर आप आखिर 0,0 से 2,3 तक जाने के लिए रास्ता कौन सा चूज कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो, पैराबोला से जा रहे हो, सर्कल से जा रहे हो या किसी रैंडम पाथ से जा रहे हो? इसका मतलब ये वर्क डन निकालने के लिए आप लोगों ने मेरे से मतलब बेटा सवाल से इस तरह की इंफॉर्मेशन सीख ही नहीं की, आपने बेटा इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी ही नहीं कि आखिर यहां से यहां तक जाने का रास्ता क्या है। इट मीन्स दैट किसी भी रास्ते से जाओ ये वर्क डन तो सेम आएगा। इसका मतलब वर्क डन बेटा पाथ पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, और अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो पक्की बात है कि दिस फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव। तो आप कह सकते हो कि सर इस वर्क डन की कैलकुलेशन के लिए पाथ की इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज सेम फॉर एनी पाथ। किसी भी पाथ के लिए बड़ा वर्क डन तो सेम है, और अगर सेम है तो पक्की बात है कि फोर्स आपका कंजर्वेटिव है। अगर मान लो कि इसी वर्क डन को निकालने के लिए हमें अगर पाथ की जरूरत होती तो समझ जाते कि बेटा अब तो ये पक्की बात है कि फोर्स आपका कंजर्वेटिव नहीं है बल्कि नॉन कंजर्वेटिव है। पाथ की जरूरत हो तो नॉन कंजर्वेटिव, पाथ की जरूरत ना हो तो पक्की बात है कि कंजर्वेटिव। आई होप दैट्स फाइन। बेटा आप लोग है ना शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा सेक्शन डी तक कर सकते हो। बेटा सेक्शन सी तो बेटा ठीक है कर ही लेना, सेक्शन सी कंप्लीट कर लो, काफ़ी बड़ा है, पहले बेटा वही निपटा लो। इसी तरह से बेटा आप लोग HCV के अंदर सारे के सारे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम तक के सारे सवाल निपटा लीजिए। आगे चलते हैं।